वरना उधर पढ़ाने में ठीक रहता है, खड़े हो सीधे जाके, जो ज्ञान आपके पास है वो ढोल दो, टाबर सोर लेंगे उसको, वह खत्म हो जाएगा। इधर यार ये तुम्हारे लिए यूं रोमांचक करने के लिए थोड़ा ठीक रहता है। तो मैंने देखा फोटो वोटो ले लेते हैं थोड़ा, वरना आपको लगेगा कि पिछली बार पढ़ाया था वैसे ही पढ़ा दिया, तो थोड़ा अलग कर देते हैं। और बाकी तुम अंग्रेजों को तो अब चेंज कर नहीं सकता ना, जो वास्को डी गामा तो वास्को डी गामा रहेगा, ये थोड़ी है कि मैं उसको चेंज कर दूं। और इस बार मैं उसकी फोटो दिखा दूंगा आपको, मैं रिवीजन करा दूं आपको, क्विक जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ। 1453 में तुर्क कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेते हैं, जिसको कि हम कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। और यहाँ पर कब्जा करने के बाद उन्होंने भारत से यूरोप के बीच का जो भी ट्रेड था, वो रूट थे, उनको ब्लॉक करके रख दिया था पूरी तरीके से। ब्लॉक कर दिया तो यूरोपियन को लगा यार नए रूट खोजने पड़ेंगे अपने को, तो वो बेचारे नए रूट खोजने के लिए, नए रूट खोजने के लिए जिस रानी ने आगे स्टेप उठाया था वो स्पेन की रानी थी इसाबेला, और एक पुर्तगाल का राजा हेनरी द नेविगेटर नाम से जानते हैं। इन दोनों ने कहा कि भाई नए नए रूट खोजे जाएं। स्पेन वालों ने एक बंदे को भेजा, क्रिस्टोफर कोलंबस, और कोलंबस आपके पहुंच गया अमेरिका। लेकिन इधर वाला एक बंदा था बार्थोलोम्यू डियाज, और बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में कैप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता है, जिसे हम हिंदी में उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। वास्को डी गामा पहला यात्री था जो पुर्तगाल से भारत आया था। लिस्बन से रवाना होकर एकदम अफ्रीका के समुद्र तट का पूरा घेरा काटते हुए भारत पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर आता है। गुजरात का अब्दुल मलिक उसको लेकर आता है, कालीकट का जमोरीन उसका स्वागत करता है। 60 गुना फायदा होता है उसे व्यापार के अंदर, तो हाथों हाथ दूसरा आ जाता है। रूट दिखाया था मैंने कल आपको, लिस्बन से लेकर डायरेक्ट यहां तक होते हुए कालीकट आए थे। दूसरा यात्री आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, 1503 के अंदर कोचीन के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। मैंने बताया था फैक्ट्री का मतलब है व्यापार का केंद्र, इवन व्यापारियों को फैक्टर बोलते थे। अंग्रेजी वालों तुम ज्यादा ध्यान रखना रहे, फैक्टर फैक्टर का मतलब व्यापारी, व्यापारियों को फैक्टर कहा करते थे ये लोग। और 1505 में इनका पहला गवर्नर आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम करके इनका पहला गवर्नर आया था यहाँ पे 1505 के अंदर। और फिर हम पढ़ रहे थे कि दूसरा जो गवर्नर आया था वो आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 के अंदर, जो 1510 में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है 1510 में। और ऐसा उसने विजयनगर के कृष्णदेव राय के कहने पर किया था। और हम पढ़ रहे थे कि और वो पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक था, और पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में बोलते थे एस्टादो डी इंडिया। फिर हम पढ़ रहे थे कि निनो डी कुना 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बना लेता है, जो कि 1961 तक गोवा उनकी राजधानी के रूप में काम करती रही थी। हम पढ़ रहे थे कि वो स्थायी क्यों नहीं हो पाए, तो अरबों ने उनका विरोध कर दिया था यहाँ पर, इसलिए वो लोग स्थायी नहीं हो पाए थे। हम पढ़ रहे थे कि सोने की खानें ब्राजील में मिल गई थी, जब सोना मिलता हो तो सारे ब्राजील की तरफ चले गए थे। अल्बुकर्क कहता है कि भारतीय महिलाओं से शादी कर लो, इसलिए भारतीय खिलाफ हो गए थे। वो जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे, हम इसलिए भी उनके खिलाफ थे। और ये धर्मांतरण के लिए एक बंदा आया हुआ था इधर, सेंट जेवियर, जो कि उनके एक गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ 1542 के अंदर भारत आ गया था। कुछ इतनी बातें हमने पढ़ी थी। मैं लास्ट में जाते जाते आपको कह रहा था कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कि पुर्तगाली शासन के प्रभाव क्या थे भारत में, या पुर्तगालियों की वजह से भारत में क्या चेंजेस आए थे। चलिए वहीं से शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं अपने। लिखो पुर्तगाली शासन के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ पोर्तुगीज रूल। पुर्तगाली शासन के प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ पोर्तुगीज रूल। पुर्तगाली शासन के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ पोर्तुगीज रूल। पुर्तगाली शासन के क्या पढ़ेंगे आज अपने, पुर्तगाली शासन के प्रभाव पढ़ेंगे कि पुर्तगाली शासन से क्या क्या प्रभाव है। एक तो पुर्तगालियों ने अपने समुद्र के व्यापार पे कब्जा किया था। मैं कहूं तो हिंद महासागर पर वो कब्जा कर लेते हैं, या ज्यादा और एग्जैक्टली सटीक बताऊं तो अरब सागर पर वो कब्जा करते हैं, क्योंकि गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये उनके कब्जे के अंदर इधर वाला इलाका आ गया था। तो अरब सागर पर उनका कब्जा हो गया था। और इस कब्जे को, उनकी जो ये नीति थी कि अपने को तो केवल समुद्र पे कब्जा करना है, ये उनकी नीति कहलाती है नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, तो हेडिंग लगा लो आपने, एक नंबर लगा के लिख लो ब्लू वाटर पॉलिसी। नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी नाम की एक नीति अपनाई थी उन लोगों ने। तो कोई सिंपल सा आपसे पूछेगा कि भारत में नीले पानी की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई थी। वैसे तो कैस्ट्रा नाम करके इनका एक गवर्नर हुआ करता था, वो ये नीति अपनाता है, पर अपने नाम याद नहीं रखना, अपने इतना याद रखना है
कि पुर्तगालियों की जो नीति थी उस नीति को क्या कहा जाता था, तो उसको नीले पानी की नीति कहा जाता था। सुनना देखो बातें। पुर्तगालियों ने, मैं अच्छे शब्दों में बोल दूं तो, हिंद महासागर में अपना एकाधिकार कर लिया था, मोनोपोली थी। समझना एक बार बात का, फिर मैं लिखवा लूंगा। हिंद महासागर में समुद्री व्यापार में इनकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था, और ये खुद को लॉर्ड ऑफ ओशियन कहा करते थे कि हम भाई साहब समुद्र के स्वामी हैं। वैसे तो हिंदू मान्यताएं कहती है कि समुद्र का स्वामी भगवान वरुण है, भगवान वरुण को हम समुद्र का देवता मानते हैं, पर यहां पर पुर्तगाली कह रहे थे कि इधर के समुद्र के देवता हम हैं। समुद्र में इन लोगों को लगता था कि अपनिज भगवान है, हम जैसा करेंगे वैसा करेंगे। तो पुर्तगालियों की जो समुद्र में एकाधिकार की नीति थी, या हिंद महासागर में जो एकाधिकार की नीति थी, उसको क्या बोला करते थे, तो नीले पानी की नीति कहते थे। पुर्तगाली खुद को क्या बोलते थे, तो लॉर्ड ऑफ ओशियन या समुद्र का स्वामी कहा करते थे। लिखो इसके आगे, नीले पानी की नीति के आगे लिखना शुरू करो। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। पोर्तुगीज हेल्ड ट्रेड मोनोपोली इन इंडियन ओशियन। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। पोर्तुगीज हेल्ड ट्रेड मोनोपोली इन इंडियन ओशियन। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। पोर्तुगीज हेल्ड ट्रेड मोनोपोली इन इंडियन ओशियन। वे स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे। दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज लॉर्ड ऑफ ओशियन। दे स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे। दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज लॉर्ड ऑफ ओशियन। वे स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे। वे स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे। दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज लॉर्ड ऑफ ओशियन। मुझे एक बॉलीवुड की मूवी है अपनी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन वाली। उसमें अजय देवगन जब बाकी गुंडों के साथ बैठकर बंटवारा करता है तो कहता बॉम्बे में ये इलाका इसका, ये इलाका इसका, ये इलाका इसका, ये इलाका इसका। लास्ट में एक गुंडा पूछता उससे कि सुल्तान फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा। सुल्तान मिर्जा कहता है कि मैं लहरों पर कब्जा करना चाहता हूं, ये समुद्र की लहरें मेरी है। और वास्तव में पुर्तगालियों ने हिंद महासागर की उन समुद्र की लहरों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उन समुद्र की लहरों में जो कोई जाएगा वो पुर्तगालियों से पूछ कर जाएगा। पूछने का मतलब है लाइसेंस लेके जाएगा। यदि पुर्तगाली लाइसेंस नहीं देंगे तो कोई भी आदमी इन लहरों के अंदर नहीं जा सकता, इंडियन ओशियन के अंदर नहीं जा सकता। आपको इंडियन ओशियन देखना है तो भी लाइसेंस लो, आपको व्यापार करना है लाइसेंस लो, आपको मछलियां पकड़नी है लाइसेंस लो। और वो जो लाइसेंस हुआ करता था उस लाइसेंस को ये लोग बोलते थे कार्ड्स। उसे कार्ड्स कहा करते थे। तो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक लाइसेंस जो कि समुद्र में किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक हुआ करता था, उसको क्या बोलते थे, उसको कार्ड्स कहा करते थे। अगला 2 नंबर लगा के लिखो कार्ड्स। 2 नंबर लगा के लिखो कार्ड्स। वास्तव में कार्ड है एक, जैसे आपको एडमिशन के टाइम कार्ड नहीं देते हम लोग कि जब भी स्प्रिंग बोर्ड में एंट्री होगी तो आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा, तो एक कार्ड है। पोर्तुगीज लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा एक कार्ड जो हो गया, तो कार्ड से लिख लो। और कार्ड से लिख के इसके आगे लिखो। लिखो, यह है पुर्तगालियों द्वारा दिया जाने वाला एक लाइसेंस था। यह है पुर्तगालियों द्वारा दिया जाने वाला एक लाइसेंस था। इट वॉज ए लाइसेंस issued by Portuguese. It was a license issued by Portuguese. यह पुर्तगालियों द्वारा दिया जाने वाला एक लाइसेंस था। It was a license issued by Portuguese, जो हिंद महासागर में किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक होता था। जो हिंद महासागर में किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक होता था। Which was compulsory for any activity in Indian Ocean. Which was compulsory for any activity in Indian Ocean. जो हिंद महासागर में किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक था। जो हिंद महासागर में किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक था। Which was compulsory for any activity in Indian Ocean. जो हिंद महासागर में किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक था। जोरदार बात ये देखो, अकबर जीत लेता है
गुजरात जीतता है। 1570 के आसपास में अकबर गुजरात जीतता है। अकबर को साथ वाले लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ पर आप आए हुए हो, गुजरात आए हुए हो, पास में समुद्र है यहाँ पर, क्यों ना आप समुद्र देखे, अरब सागर था वहां पर, क्यों ना आप समुद्र देख के आओ। अकबर ने कहा कि हाँ, मैं भी लहरों को देखना चाहता हूँ। मैंने अब तक केवल पहाड़ देखे हैं, धूल देखी है, नदियां देखी है, समुद्र की उफनती हुई लहरें मैंने भी नहीं देखी अब तक। साथ वाले अकबर को समुद्र दिखाने के लिए लेके गए, लेकिन हम समुद्र देखने के लिए जा रहे थे तो आगे पुर्तगालियों का ऑफिस बना हुआ। पुर्तगालियों ने कहा, भाई साहब ध्यान किधर है, हीरो इधर है, कौन हो आप, किधर जा रहे हो? साथ वालों ने कहा, इनको नहीं पहचानते, भाई साहब है, बादशाह है, अकबर है। उनका कोई होगा, समुद्र के भगवान हम लोग हैं। समुद्र को कोई भी देखने के लिए जाएगा, समुद्र में कुछ भी करने के लिए जाएगा तो हमसे पूछना पड़ेगा। अकबर भला आदमी था, सीधा आदमी था। अकबर ने कहा, क्या करना पड़ेगा साहब? रुपए जमा करो, टैक्स जमा करवाओ और लाइसेंस लो। अकबर ने कहा, ठीक है, टैक्स दो, लाइसेंस ले लो। साथ कहा, भाई साहब अपने से लाइसेंस मांग रहे हैं ये लोग। अरे कोई बात, ले लो अपने। इवन अकबर ने समुद्र देखने के लिए पुर्तगालियों से कारतूस ले लिया था। आप सोचिए पुर्तगालियों के अपने जमाने में क्या चलती होगी, उस समय क्या शानदार उनका वर्चस्व रहा होगा कि भारत की मुगलिया सल्तनत का सर्वाधिक बड़ा शहंशाह अकबर समुद्र देखना चाहता है, पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती है। उस अनुमति पत्र को, उस लाइसेंस को कार्ड कहा करते थे। स्टार लगा के लिखो, 15 बजे स्टार लगा के लिखो। यहां तक कि बादशाह अकबर को पुर्तगालियों से कार्ड लेना पड़ा था। यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर को पुर्तगालियों से कार्ड्स लेना पड़ा था। इवन मुगल एम्परर अकबर had to take cards from Portuguese. Had to take cards from Portuguese. Even Mughal Emperor Akbar had to take cards from Mughal Emperor Akbar. यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर को पुर्तगालियों से कार्ड्स लेना पड़ गया था। मुगल बादशाह अकबर को पुर्तगालियों से कार्ड्स लेना पड़ गया था। और एक बात और, मैंने आप ज्यादातर लोगों को राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रखी है। एक मैंने कभी बीच में बात बताई होगी आपको कि गुजरात का राजा हुआ करता था बहादुर शाह, जो 1535 में अपने मेवाड़ पर आक्रमण करता है। रानी कर्मावती वाला जो जोहर है, तो कहते हैं कि बहादुर शाह यहाँ चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, लेकिन बाद में चित्तौड़ से वापस वो गुजरात चला जाता है। जब वो गुजरात चला गया था तो उसकी पुर्तगालियों से टैक्स को लेकर तनातनी चल रही थी, और पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को कहा, ये सर आओ एक दिन कभी हवेली पे बैठ के बातचीत करते हैं। और वाकई बेचारे को बुलाया, और बुला के पुर्तगालियों के कमांडर ने कहा कि अपने समुद्र में बैठ के घूमते घूमते बातचीत करेंगे, हमारी टेरिटरी तो समुद्र है, एस्तादो इंडिया में चलते हैं, यहाँ पर बातचीत करते हैं। बहादुर शाह को समुद्र के बीच में लेके गए और समुद्र में फेंक दिया था। कहते पावरफुल हो गए थे कि गुजरात के सुल्तान को तो समुद्र में फेंक के मार दिया था उन लोगों ने, और भारत के मुगल बादशाह को उनसे समुद्र देखने के लिए कार्ड लेना पड़ रहा है। अब मैं एक इंडियन मर्चेंट हूं, मैं एक भारतीय व्यापारी हूं, और मुझे समुद्र में व्यापार करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उनसे कार्ड्स लेना पड़ेगा। मैंने कार्ड्स लिया उनसे, कार्ड्स लेके मैं मेरा जहाज लेके आया, मैं मेरे जहाज से जा रहा हूं समुद्र में आके। लेकिन पुर्तगालियों ने कहा कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, अभी क्या टाइम हुआ है, 9 बजे, नहीं, खड़े रहो। मैंने कहा भाई साहब कार्ड्स ले लिया मैंने आपका, अब क्यों खड़ा रहूं मैं? उन्होंने कहा कि नहीं, 12 बजे रवाना होना है। अरे क्यों ना 12 बजे रवाना? क्योंकि तब हमारे जहाज रवाना होंगे। तो मैं तुम्हारे जहाज के साथ क्यों जाऊं? क्योंकि हमारे जहाज जब आएंगे तो हमारी नेवी साथ में जाएगी, तो नेवी साथ जाएगी तो जहाजों की रक्षा करेगी। तुम अकेले जाओगे, तुम्हें बीच में से कोई लूट सकता है। कौन लूट लेगा मुझे? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, समुद्री लुटेरे घूम रहे हैं, समुद्र में पायरेट्स घूम रहे हैं, और वो तुम्हें लूट सकते हैं। जब समुद्र के भगवान हम हैं तो समुद्र में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए कोई भी बंदा अकेला नहीं जाएगा, जो भी बंदा जाएगा वो काफिले के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? काफिले में जाएगा। काफिला मतलब खूब सारे जहाज एक साथ जाया करते थे। लिखो, 3 नंबर लगा के लिखो, आर्मेडा काफिला व्यवस्था। आर्मेडा काफिला व्यवस्था। आर्मेडा काफिला सिस्टम, आर्मेडा काफिला व्यवस्था, आर्मेडा काफिला सिस्टम, आर्मेडा काफिला व्यवस्था, आर्मेडा काफिला सिस्टम।
लिखो, इसके आगे लिखो, क्या थी व्यवस्था, क्या थी। पुर्तगाली समुद्र में जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते थे। पुर्तगाली समुद्र में जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते थे। पोर्तुगीज गेव सिक्योरिटी टू शिप्स इन ओशियन। पोर्तुगीज गेव सिक्योरिटी टू शिप्स इन ओशियन। पुर्तगाली जहाजों को समुद्र में सुरक्षा प्रदान करते थे, या पुर्तगाली समुद्र में जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते थे। पोर्तुगीज गेव सिक्योरिटी टू शिप्स, या वेसल्स, वेसल लिख सकते हैं आप, शिप लिख लो, वेसल लिख लो। वेसल्स इन ओशियन। पोर्तुगीज गेव सिक्योरिटी टू वेसल्स इन ओशियन। समुद्र में जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते थे। क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए भारतीय जहाजों को पुर्तगाली जहाजों के साथ भेजा जाता था। लिख लो, इसलिए भारतीय जहाजों को, इसी लाइन में कंटिन्यू करना, इसलिए भारतीय जहाजों को पुर्तगाली बेड़े के साथ भेजा जाता था। इसलिए भारतीय जहाजों को पुर्तगाली बेड़े के साथ, खूब सारे समुद्री जहाज होते हैं तो बेड़ा बोलते हैं, समुद्री पुर्तगाली बेड़े के साथ भेजा जाता था। सो इंडियन वेसल्स वर सेंट विद पोर्तुगीज फ्लीट्स। पोर्तुगीज फ्लीट जब जाते, उनका बेड़ा जब जाता तो उसके साथ में भेजा जाता था। इसके लिए भारतीय जहाजों को पुर्तगाली बेड़े के साथ भेजा जाता था। सो इंडियन वेसल्स वर सेंट विद पोर्तुगीज फ्लीट्स। भारतीय जहाजों को पुर्तगाली बेड़े के साथ भेजा जाता था। तीन बातें याद रखनी। पुर्तगालियों ने हमारे समुद्र पर कब्जा कर लिया था। इसको वो लोग क्या बोलते थे? नीले पानी की नीति। खुद को क्या बोलते थे? तो खुद को बोलते थे समुद्र का स्वामी। समुद्र, किसी को कुछ भी करना है लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस को क्या बोलते थे? कार्ज। लाइसेंस किसको लेना पड़ गया था? बड़े आदमी को, तो अकबर को लेना पड़ गया था। हमारे जहाजों को सुरक्षा प्रदान करते, इसके लिए हमारे जहाजों को अपने जहाजों के साथ भेजते थे। इसको क्या बोलते थे? आर्मिडा, काफिला व्यवस्था बोलते थे, आर्माडा सिस्टम बोला करते थे इसको। और इसके लिए फ्लीट्स के साथ में अपने इंडियन वेसल थे, वो भेजे जाते थे। और बातें पढ़ते हैं, देखो। पहले भारतीय समुद्र में ज्यादा बड़े व्यापार करने के लिए ज्यादा लोग नहीं जाते थे। कुछ एक लोग जरूर चले जाया करते थे, लेकिन बड़ी संख्या में अपने समुद्री व्यापार नहीं हुआ करता था। अपने लैंड रूट वाला व्यापार ही था। लेकिन अब पुर्तगालियों के आने के बाद उनका देखे देखी हमने भी बड़े व्यापार करने शुरू किए। अब जब कोई बड़ा व्यापार करने के लिए, लंबी दूरी का व्यापार करने के लिए जाओगे तो बड़े बड़े जहाजों की आवश्यकता होगी। तो इसके बाद में भारत में बड़े पैमाने पर बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ था। तो पुर्तगालियों की वजह से यह भी था कि भारत में बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ, बड़े जहाज बनाए जाने लगे थे। 4 नंबर लगा के लिखो, भारत में बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ। भारत में बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिग वेसल्स वर स्टार्टेड इन इंडिया, was started in India. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिग वेसल्स was started in India. भारत में बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिग वेसल्स was started in India. भारत में बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ था। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हुई थी, वो बनने शुरू हुए थे। क्या लिख रहे हैं? अरे और टाबरों, मैं अभी तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, मैं अभी तुम्हारे सामने विराजमान हूं। इसलिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बंद कीजिए, मुझे देखिए और मेरी बातें सुनिए। ये रिकॉर्डेड नहीं है, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। रिकॉर्डेड तो कब के पड़े हैं किए हुए। रिकॉर्डेड देने तो वो दे देता हूं। उन सब में मैंने जैकेट पहन रखी है, कईयों में तो सोल ओढ़ रखा है, क्योंकि सर्दियों में पढ़ाए थे वो मैंने। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं यार, मैं तुम्हारे लिए यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। तुम्हें लग रहा है रिकॉर्डेड, मतलब तुम्हें इतना यूं आर्टिफिशियल लग रहा है, रिकॉर्डेड जैसा लग रहा है। ए भगवान, अल्लाह माफ करें इन टाबरों को, ऐसी कैसी बात कर सकते हैं ये। लो तो एक जोरदार सी बात सुनो, तो फिर तुम्हें लगेगा कि रिकॉर्डेड नहीं है। बाकायदा सामने आदमी खड़ा होकर अपने को बता रहा है। भारत में दो फसलें क्या मतलब, खूब सारी चीजें पुर्तगाली लेके आए थे, पर उनमें 2 फसलें मैं जोरदार से बताना चाहूंगा आपको। भारत में मक्के की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी। इससे पहले भारत में मक्के की खेती नहीं हुआ करती थी। कॉर्न जो है, आपके मेज जो है, वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने उगाना शुरू किया था। एक तंबाकू भारत के अंदर पुर्तगाली लाए थे। इससे पहले भारत में तंबाकू नहीं हुआ करती थी, ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू की थी। और यार उनकी मार्केटिंग देखो, सबसे बड़ी जोरदार चीज तो मुझे उनकी मार्केटिंग लगती है।
कि पुर्तगाली 1498 के आसपास तो आए हैं। ये तो है नहीं कि आते टाइम साथ में मिराज की थैली साथ में लाए होंगे, आके सबको बांट दी होगी कि लो मिराज, तानसेन, नटराज, गणेश छाप सारे ले लो भाई एक एक। थोड़ा टाइम लिया होगा उन्होंने, यहाँ पे खेती शुरू की होगी। पर वो एक बात जानते थे कि भारत में यथा राजा तथा प्रजा है, कि जैसे राजा करेगा वैसे प्रजा करेगी। तो यार ये तंबाकू किसको सिखाई जाए? तो उन्होंने अकबर को सिखा दी तंबाकू। अकबर सारा दिन बैठा बैठा रगड़ता रहता था, गणेश साहब चुना लिया हुआ लगे रहता था। बीरबल का यही काम था, बीरबल सारा दिन उसको यूं गणेश साहब रगड़ रगड़ के दिया करता था और अकबर उसको खाया करता था। अकबर नहीं, जहांगीर, जहांगीर भी खूब सारी तंबाकू खाया करता था। सारे दिन मिराज नटराज अपनी जेब के अंदर ही रखा करता था। तो आप में से जिन जिन लोगों के जेब में अभी मिराज और नटराज है वो बोलो थैंक यू पुर्तगालियों, कि तुम्हारी वजह से हमारी जेब में मिराज और नटराज आई। वरना रात को जब नींद आ रही होती है और अपने लगता है तो नींद आ जाएगी, पढ़ेंगे कैसे? तो वो जो उन विचारों को तरंग प्रदान करता है, वो जो पदार्थ है, वो भारत के अंदर लाने वाले कोई थे, तो वो कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। तो किसकी खेती भारत में शुरू की थी? तो बेसिकली उन्होंने एक तो मक्के की और एक तंबाकू की, दो तो लिखो। देखो, भारत में मक्का व तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। भारत में मक्का तथा तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। एग्रीकल्चर ऑफ मेज एंड टोबैको वाज स्टार्टेड इन इंडिया। एग्रीकल्चर ऑफ मेज एंड टोबैको वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में मक्का तथा तंबाकू की खेती प्रारंभ की। भारत में मक्का तथा तंबाकू की खेती प्रारंभ की। ये तो है, लो मैं जोरदार सी चीज बताऊं, ये तो याद करने वाली बात है यार, सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो याद करना पड़ता है आपने। और चीज बताता हूं, देखो भारत में आलू यही लोग लेके आए थे, इससे पहले भारत में आलू नहीं था। और सुनो, शकरकंदी, शकरकंदी भारत के अंदर यही लेके आए थे, इससे पहले भारत में शकरकंद नहीं थी। और जोरदार चीज, भारत में मिर्च यही लाए थे, इससे पहले भारत में मिर्च नहीं हुआ करती थी। तो आप कहोगे कि सर फिर सब्जी में क्या डालते थे? तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या सब्जी बनाते थे? सब्जियां कहां पड़ी थी रे, राबड़ी के साथ में टाइम पास हो रहा था यहाँ पे। और फिर भी यदि सब्जी में डालनी होती तो काली मिर्च हुआ करती थी, अपने काली मिर्च डाला करते थे। ये लाल मिर्च वाला जो पाउडर है ये अपने होता ही नहीं था। और ये दिलीप सर ये तो बताते ही हैं कि कई साल पहले तक गांव के अंदर सब्जी बनाने के बाद ऊपर से मिर्च डाला करते थे। जैसे नमक कई बार कम पड़ जाता, अपने कहते हैं लाओ नमक लाओ, थोड़ा नमक और डाल लेते हैं, वैसे मिर्च ऊपर से डाला करते थे। तो मिर्च वाला कंसेप्ट अपने हुआ ही नहीं करता था। और ये तो अपने आज भी गांव में डोकरियों कहते हुए मिल जाएंगे कि मिर्चियां खानी तो अंग्रेजा सिखाई। पहले वाले अपने दूध दही खाया करते थे इसलिए हट्टे कट्टे थे। आजकल वाले टाबरों तुम्हें केवल मिर्चें मिर्चें चाहिए और कुछ ही नहीं चाहिए। और इस चक्कर में तुम इतने दुर्बल निर्बल से हो गए और इसलिए अंग्रेजों ने अपने देश पे कब्जा कर लिया था। ये चाय अंग्रेज लेके आए थे, ये मिर्चें अंग्रेज लेके आए थे। पहले हम नहीं खाते थे, पहले हम एकदम ऑर्गेनिक फूड ही खाया करते, सब सीधे जड़ मूल फल फूल कंद लेके आते, उनको ही खाया करते थे, दूध दही खाया करते थे। तो खूब सारी चीजें याद रखना। और मुझे लगता है कि यार ये आलू नहीं लेके आते तो भारत वाले सब्जी किसकी खाते? अब तो भारत का राष्ट्रीय व्यंजन है आलू यार, लगभग सबका फेवरेट होता है। मतलब कुछ एक लोग होते हैं जिनको आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगे, बाकी आलू की सब्जी अच्छी लगी जाती है। और फिर अपने तो सारे स्टूडेंट हो रहे हैं, पीजी में रूम लेके हॉस्टलों में और रहते हैं, और अपने तो पीजी वाली आंटी, हॉस्टल वाले भैया जो भी सब्जी बनाते हैं उन सब्जियों में आलू पक्का है। आलू के अलावा उनकी कोई सब्जी नहीं होती। इवन मैंने जयपुर में आके देखा ये लोग कड्डी में आलू डाल देते हैं यार। गाजर के साथ आलू कौन बनाता है? ये बनाते हैं यहाँ के लोग। ये बैंगन में आलू डाल देते हैं। तो मुझे लगता है इन पीजी वालों को तो पुर्तगालियों को और थैंक यू बोलना चाहिए कि पुर्तगाली नहीं आते तो आलू नहीं आता, आलू नहीं आता तो पीजी वाले पीजी कैसे चलाते? तो आप आज के बाद जब भी आलू की सब्जी खाओ, जब भी मिर्च का टेस्ट ज्यादा आए और आपको लगे कि नहीं दिल मांगे मोर, थोड़ा मिर्च और होनी चाहिए। लड़कियां कोई गोलगप्पे खाए तो ही कहे कि भैया थोड़े तेज करना, तो इसका मतलब है कि वो पुर्तगालियों को थैंक यू बोले, क्योंकि भारत में मिर्च वगैरह ये कौन लेके आए थे? तो सब के सब पुर्तगाली लेकर आए थे। और चीजें पढ़ते हैं, देखो अपने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। गोवा के अंदर 1556 में इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। सुनना पहले बात, छापा खाना, हिंदी में बोलते हैं छापा खाना, इंग्लिश में अपने का दो प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। तो कल मैं एक चीज बता रहा था कि यूरोप वाले जितने लोग आए थे इनके पीछे तीन चीजें काम कर रही थी, गोल्ड, ग्लोरी, गोल्ड। सोना प्राप्त करना है, व्यापार करना है अपने को, यहाँ पे कब्जे करने ताकि अपने देश को ग्लोरी मिले, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है।
अब सब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करोगे तो बाइबिल बांटनी पड़ेगी। अब जब बाइबिल बांटोगे तो कितने की बाइबिल पुर्तगाल से लेके आओगे, फिर का प्रिंटिंग प्रेस लगाओ रे कि यहाँ पे यही बाइबिल छापो और यही लोगों को बांटो। तो फिर लोगों को यहाँ पे बाइबिल वगैरह बांटा करते थे, धार्मिक साहित्य बांटा करते थे। पर अपने तो काम की चीज है, अपने वाले भी सीखे कि साहब ये भी कोई चीज होती। 1556 में इधर हमारे मुगल बादशाह अकबर का राजतिलक हो रहा था और उधर पुर्तगाली गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस बनाकर धड़ाधड़ बाइबिलें छाप रहे थे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले भी पुर्तगाली थे। 1556 में इन्होंने गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। देखो 1556 ईस्वी में इन 1556 एडी 1556 ईस्वी में इन 1556 एडी गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड एट गोवा। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई या प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड एट गोवा। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। फिर कोई जब भी नया शासन आएगा तो उस नए शासन में कुछ विशेषता स्थापत्य कला की आएगी। तो स्थापत्य कला की एक नई शैली लेकर आए थे, उस शैली को ये लोग बोलते थे गोथिक। स्थापत्य कला की गोथिक शैली लेकर आए थे। आर्किटेक्चर की गोथिक स्टाइल लाए थे, जिसके अंदर जो मेहराबें बनाई जाती थी वो बहुत तिखी तिखी मेहराबें हुआ करती थी। जिनमें छतें थी वो बहुत ऊंची ऊंची छतें हुआ करती थी। जिनके अंदर जो डेकोरेशन किया जाता था वो बहुत ही यूं बारीक 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 सा डेकोरेशन किया जाता था। तो जो मेहराब थी वो नुकीली हुआ करती थी, पॉइंटेड आर्क हुआ करते थे। छतें ऊंची उठी हुई थी। ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह बनानी शुरू की। यदि देखो आपने ये बिल्डिंग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहूंगा आप चर्च इमेजिन कर लो। कोई चर्च की ज्यादातर बिल्डिंग ऐसी ही होती है। छतें हमेशा चर्च की ऊंची मिलेगी। चर्च का जो गेट देख लेना आपको, तो गेट इसी प्रकार का मिलेगा आपको, ऊंचा सा गेट मिलेगा। और ये मेहराब ऊंची होगी तो अपने आप ही छत ऊपर हो जाएगी। सजावट की हुई मिलेगी दीवारों के ऊपर बहुत ज्यादा आपको। तो लिखो स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ हुई। गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो स्टार्टेड। स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ हुई। गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो स्टार्टेड। स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ हुई। गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड। स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ हुई। गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड। स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ हुई। गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड। स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ हुई। ये भाई कुछ प्रभाव इसमें लिख लो। गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता नीचे लिख लो। मेन फीचर्स ऑफ गोथिक स्टाइल। गोथिक शैली की प्रमुख विशेषताएं ABC लगा के 2-3 बातें लिख लेना। बाकी जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, विवेक सर जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो खूब सारी और बातें बता देंगे आपको। गोथिक शैली की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ गोथिक स्टाइल लिख लो। नुकीली मेहराब, पॉइंटेड आर्च, पॉइंटेड आर्क, नुकीली मेहराब, पॉइंटेड आर्क, ऊंची उठी हुई छतें, एलिवेटेड रूफ्स, ऊंची उठी हुई छतें, एलिवेटेड रूफ्स और बारीक सजावट, फाइन डेकोरेशन, फाइन डेकोरेशन, बारीक सजावट, नुकीली मेहराबें, पॉइंटेड आर्क, ऊंची उठी हुई छतें, एलिवेटेड रूफ्स, बारीक सजावट, फाइन डेकोरेशन। ये सब पुर्तगालियों की वजह से हुआ था भाई भारत के अंदर। ये सब चीजें पुर्तगाली लेकर आए थे। देख लो, वापस देख लो एक बार चीजें। समुद्र में एकाधिकार कर लिया था, जिसे नीले पानी की नीति कहा जाता है। वो खुद को समुद्र का स्वामी मानते थे। जो कोई समुद्र में जाएगा उनसे लाइसेंस लेगा, उसको कार्ड्स बोलते थे। अकबर को लेना पड़ गया था। हमारे जहाज उनके जहाजों के साथ जाएंगे, सुरक्षा देंगे, इसको अरमाडा काफिला बोलते थे। वो लोग बड़े जहाज बनाने शुरू किए थे भारत के अंदर। तंबाकू और मक्के की खेती को लेकर आए थे भारत के अंदर। वो 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने स्थापित की थी सबसे पहले। स्थापत्य कला की एक नई शैली लेकर आए थे, जिसे गोथिक स्थापत्य कला कहा जाता है, जिसमें मेहराबें नुकीली बनाई जाती थी, पॉइंटेड आर्क हुआ करते थे, जिनमें छतें बहुत ऊंची उठी हुई थी, एलिवेटेड रूफ्स हुआ करती थी, बहुत ही फाइन डेकोरेशन, बारीक सजावट की जाती थी इनके अंदर। ये भारत में पुर्तगालियों का किया धरा था। कि पुर्तगाली कैसे कैसे आए थे, उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब बातें थी।
कल हम बात कर चुके थे कि 1961 के अंदर, और जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तब अपने फौज के एक अधिकारी जो अपने राजस्थान से बिलोंग करते थे, सगत सिंह, उन सगत सिंह ने 1961 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा में बाकायदा आंदोलन चला था, आजादी का आंदोलन चला था, गोवा में कब्जा कर लिया जाता है। और जब गोवा में कब्जा कर लिया गया तो बाद में गोवा भारत का पार्ट बन गया था। उससे पहले तक गोवा पुर्तगालियों का पार्ट हुआ करता था। हालांकि पुर्तगाल ने काफी सालों तक ये दावा किया कि भारत ने गलत तरीके से अधिकार किया है और हम गोवा को मान्यता नहीं देंगे, ये हमारी टेरिटरी है, हम वापस लेंगे। 1974 तक गोवा पुर्तगाल ये कहता रहा कि गोवा हमारा है। 74 में वहां पर रिवॉल्यूशन हो गई थी, वहां पे शासन चेंज हो गया था और जो नया शासन आया उसने कहा कि अब छोड़ो यार, गोवा इंडिया का ही है, रहने दो, अपने कोई नहीं। अंग्रेजों ने भी समझाया कि अंग्रेजों ने कहा यार हम इतना बड़ा छोड़िए, तुम इतना सा नहीं छोड़ सकते, हम पूरा इंडिया छोड़ के 47 में छोड़ के आ गए थे, तुम्हारे पास तो केवल एक गोवा ही था, इसको तो छोड़ ही दिया जाए। तो गोवा छोड़ दिया उन्होंने। कल मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि सबसे पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, कुछ ऐसा मैंने शायद समझाया था आपको। देखो लिखे होंगे मैंने कहीं पर, हम लिख रहे थे कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, 2 नंबर पे आए थे डच। तो पुर्तगालियों का तो सब कुछ हमने पढ़ लिया, पुर्तगालियों ने क्या क्या किया था। आज हम डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो नया हेडिंग नए पेज पे लिखिए डच। डच लिख लो भाई अगले। इतना तो अपन ने पढ़ लिया। डचों के बारे में पढ़ते हैं। देखो डचों का जो पहला यात्री भारत आया था, उस पहले यात्री का नाम था कार्नेलियन डे हस्तमान, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं अपने सामने। ये पहला यात्री था कार्नेलियन डे हस्तमान। अंग्रेजी वाली स्पेलिंग थोड़ी अच्छी सी कर देते हैं, कॉर्नेलिस डे हस्तमान हो जाता है। ये 1596 में आया था और ये भारत आने वाला प्रथम डच एक्सप्लोरर था। आप देख लो साहब, पुर्तगाली आ गए थे 1498 में। वास्को डी गामा कब आ गया था? 1498 के अंदर वास्को डी गामा आ गया था। उसके लगभग 100 साल बाद में डचों का पहला यात्री भारत आया था, उसका नाम था कार्नेलियन डे हस्तमान। डच लिख लिया? डच लिखे हेडिंग डालो, कार्नेलियन डे हस्तमान। नाम लिखा हुआ आपके सामने, लिखो देखिए, कार्नेलियन डे हस्तमान। लिखो, यह भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। यह भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। He was first Dutch explorer who came to India. यह भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। He was first Dutch explorer who came to India. यह भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। He was first Dutch explorer who came to India. यह भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। 1596 में आया था। कोष्टक में लिख लो 1596। 1596 ये वापस गया और इसने जाके कहा पुर्तगालियों, करे कहां घूम रहे हो? डचों को जाके कहा इसने, पुर्तगाली सारी काली मिर्च ले गए और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगी, अपने को चलना चाहिए, अपने को वहां पे जाके कब्जा करना चाहिए। डच मतलब हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के जो लोग हुआ करते थे उनको डच कहा करते थे। साहब अब डच आ गए भारत के अंदर। डचों ने अपनी कंपनी बनाई, बाकायदा डचों ने अपनी कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में व्यापार करने के लिए जो भी कंपनियां बनती थी ना, इनके नाम सबके ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। पुर्तगालियों की कंपनी होगी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों की कंपनी होगी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डचों ने 1602 के अंदर कंपनी बना ली थी अपने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के। यार भारत चलेंगे, पहले कंपनी तो बनाई जाए फिर चलेंगे इंडिया। लिखो 1602 ईस्वी में, इन 1602 एडी, 1602 ईस्वी में, इन 1602 एडी
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी की स्थापना की, कंपनी अपनी बना के लोग भारत आ गए। भारत आने के बाद अब साहब कहां फैक्ट्री बनाए, अपने व्यापार कहां करें। इनको बहुत अच्छी एक चीज समझ में थी कि वेस्टर्न कोस्ट जो पूरा है, जो पश्चिमी तट पूरा है, उस पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया और वो पुर्तगाली अपने को समुद्र का स्वामी कहते हैं, इसलिए इधर पंगे नहीं लेने अपने। अपने पूर्वी तट खाली पड़ा है, क्यों ना पूर्वी तट पर चले अपने। और इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम, तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी डचों की, वो मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है। तो 1605 में इन लोगों ने मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाई थी। लिखो 1605 ईस्वी में इन 1605 एडी, 1605 ईस्वी में इन 1605 एडी मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई। फर्स्ट डच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है। मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई। फर्स्ट डच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई। मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई। फर्स्ट डच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम। पर इनका जो मुख्य केंद्र था, जैसे पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र गोवा बन गया था ना, वैसे डचों का भारत में कोई मुख्य केंद्र था, तो उस जगह का नाम था चिनसूरा। 1653 में यहां पर फैक्ट्री बनाई थी चिनसूरा के अंदर, बंगाल के अंदर जगह पड़ती है, और ये इनका भारत के अंदर मुख्य केंद्र था। लिखो 1653 ईस्वी में इन 1653 एडी, 1653 ईस्वी में इन 1653 एडी चिनसूरा में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। चिनसूरा बंगाल में जगह पड़ती है। डच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट चिनसूरा, चिनसूरा में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। डच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट चिनसूरा, चिनसूरा में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। डच फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड एट चिनसूरा। यह डचों का भारत में मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन डच सेंटर इन इंडिया, इट वॉज मेन डच सेंटर इन इंडिया। यह भारत में डचों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन डच सेंटर इन इंडिया, यह भारत में डचों का मुख्य केंद्र था। इट वॉज मेन डच सेंटर इन इंडिया। तो अब कोई ज्यादा बातें हैं नहीं डचों की। अब चिनसूरा बंगाल में पड़ता था, डचों के पीछे पीछे आ रहे थे अंग्रेज। अंग्रेज भी बंगाल के अंदर अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बंगाल में अंग्रेज और बंगाल में डच, ये नहीं चल सकता सा। तो युद्ध होना था। चिनसूरा के पास में एक जगह पड़ती थी वेदरा, तो वेदरा का युद्ध हुआ। लिखो वेदरा का युद्ध 1759, ये सन याद रखना भाई, ये युद्ध याद रखना। इसके आगे स्टार लगा लो आपने, ये पूछे जाने की संभावना है। इंग्लिश में लिखना बैटल ऑफ बिदेरा, थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना आप। वेदरा का युद्ध, आप इसे वेदरा का युद्ध भी कह सकते हैं। ये चिनसूरा के पास में जगह थी, तो इसको चिनसूरा का युद्ध भी कह सकते हैं। और ज्यादा अच्छे से बताऊं तो ये नाम आपको याद नहीं रहे तो हुगली आपको याद होगा, बंगाल में एक जगह पड़ती है हुगली, इसे हुगली का युद्ध भी कह सकते हैं। सब नामों से जाना जाता है इसको। किस किस के बीच में हुआ, तो डचों के और अंग्रेजों के बीच में हुआ। डच वर्सेस ब्रिटिशर्स या इंग्लिश, बैटल ऑफ बिदेरा या बैटल ऑफ चिनसूरा या बैटल ऑफ हुगली, बंगाल में। 1759 सन याद रखना। सन पूछेंगे कोई इसका, वेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1759 में हुआ था वेदरा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था, तो डचों के और अंग्रेजों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ था। अंग्रेज जीतने थे सब, अंग्रेज जीत गए। लिख लो, इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल, इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल, इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे। जीतने वाले सेनापति का नाम तो याद रखा जाना चाहिए कि उस सेनापति कौन था जो अंग्रेजों की तरफ से जीता था। उस सेनापति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव।
लिख लो। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव वाज इंग्लिश कमांडर इन दिस बैटल। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव वाज इंग्लिश कमांडर इन दिस बैटल। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था। तो अंग्रेजों का सेनापति कौन था इसमें? रॉबर्ट क्लाइव। डच यहां से हार गए थे और हारने के बाद डच यहां से चले गए थे इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जाके उन्होंने कहा इंडिया नहीं सही, अपने तो इंडोनेशिया चल लेते हैं। और इंडोनेशिया जाने के बाद वहां मसालों का व्यापार करने लग गए। भारत में भी मसालों का व्यापार ही करते थे, स्पाइस ट्रेड ही किया करते थे, वहां पर भी उन्होंने मसालों का व्यापार। और फिर इंडोनेशिया में मसाले थोड़े ज्यादा थे, वो मसाला द्वीपीय है पूरी तरीके से, तो वहां मसालों का व्यापार उनका चल भी निकला था। और वहां लंबे समय तक इंडोनेशिया में डचों का कब्जा रहा था। लिख लो। कालांतर में डचों ने इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। लेटर ऑन डच एस्टैब्लिश्ड इंडोनेशिया एज मेन सेंटर। कालांतर में डचों ने इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। लेटर ऑन डच एस्टैब्लिश्ड इंडोनेशिया एज मेन सेंटर। कालांतर में डचों ने इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। डच एस्टैब्लिश्ड इंडोनेशिया एज मेन सेंटर। तथा यहां वे मसालों का व्यापार करते थे। तथा यहां वे मसालों का व्यापार करते थे। एंड दे कंडक्टेड स्पाइस ट्रेड देयर हियर। तथा यहां वे मसालों का व्यापार करते थे। एंड दे कंडक्टेड स्पाइस ट्रेड हियर। तथा यहां वे मसालों का व्यापार करते थे। दे कंडक्टेड स्पाइस ट्रेड हियर। कहां पे? इंडोनेशिया में मसालों का व्यापार करने लग गए थे वो लोग। बस डचों के बारे में इतनी बात है कि डचों का पहला यात्री कौन आया था? तो कार्नेलियन डे हस्तमान आया था, जो डचों का पहला यात्री था। कब आया था? तो 1596 के अंदर आया था। कंपनी कब बना ली इन लोगों ने अपनी? 1602 में बना ली। पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कब लगाई थी? तो 1605 के अंदर लगाई थी। मुख्य केंद्र कौन सा था? तो चिंसूरा था। चिंसूरा कहां पर पड़ता है? तो बंगाल के अंदर पड़ता है। फिर चिंसूरा के लिए लड़ाई कौन सी हुई इनकी, या डचों के साथ अंग्रेजों की लड़ाई कौन सी हुई? तो वेदरा का युद्ध कर दो, चिंसूरा का युद्ध कर दो, या हुगली का युद्ध कर दो। अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजों का जो सेनापति आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। डच हार गए। डच हार के इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया में क्या करते थे? तो इंडोनेशिया में मसालों का व्यापार करते थे। हम कल पढ़ रहे थे कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद आए थे डच, डचों के बाद आए थे अंग्रेज। तो तीसरा लिखा जाए, अंग्रेज लिखे जाए। ये रॉबर्ट क्लाइव देख सकते हैं आप। अभी हम पढ़ रहे थे अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, तो ये भाई आपका रॉबर्ट क्लाइव है। ये सेनापति था उनका। लगता भी हो सेनापति टाइप कैसे लगता है, कपड़े वपड़े भी सेनापति टाइप के पहन रखे हैं इसने। तीसरे अंग्रेज लिख लो। अंग्रेज, अंग्रेजों का जो पहला आदमी आया था, मैं भी दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ उसको आपको। थोड़ी फोटो यार आपकी जल्दबाजी में मैंने आगे पीछे कर ली थोड़ी, फिर भी आ जाएगी। ये अंग्रेजों का पहला यात्री था, जॉन मिडेन हॉल। जॉन मिडेन हॉल जो है, मैं लिख देता हूं, देखो आपके नाम लिखता हूं। जॉन मिडेन हॉल। अंग्रेजी वालों के लिखूं ऊपर। फिफ्टीन 1999 के अंदर भारत आया था। ये पहला अंग्रेज यात्री था जो भारत आया था। तो पहला डच यात्री जो भारत आया था वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। पहला डच यात्री कार्नेलियन डे हस्तमान। पहला अंग्रेज यात्री तो जॉन मिडेन हॉल। वास्को डी गामा कब आया? 1498। कार्नेलियन डे हस्तमान कब आया? 1596। जॉन मिडेन हॉल कब आया? 1599। मतलब ये तो आगे पीछे ही आ रहे थे, बस 3 साल का गैप था इनके बीच में, तो आ गए थे। मुगल बादशाह था अपने अकबर। ये आपका जो जॉन मिडेन हॉल है, ये अकबर से मुलाकात कर रहा है। अकबर अपने बैठा हुआ सिंहासन के ऊपर, पास दरबारी वगैरह खड़े हैं। इधर व्हाइट कपड़ों में जॉन मिडेन हॉल खड़ा है, और मिडेन हॉल कह रहा है सर थोड़ा बहुत हमें भी इधर बिजनेस करने की अनुमति दी जाए, बिजनेस तो कर सकते हैं क्या हम इधर, वो ये पूछने के लिए इधर आया हुआ था। लिखो जॉन मिडेन हॉल, नाम लिख लो आप तो, जॉन मिडेन हॉल। यह भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। He was first English explorer who came to India. यह भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। He was first English explorer who came to India. यह भारत आने वाला
प्रथम अंग्रेज यात्री था। He was first Indian explorer who came to India. यह है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। He was first English explorer who came to India. भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। याद रखना, तो कोष्टक में लिख लो 1599 ईस्वी, 1599 एडी, 1599 ईस्वी के अंदर भारत आया था। अकबर उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, तो अकबर के पास आके गया था। हरी झंडी मिली इनको कि साहब बिजनेस तो कर ही सकते हो, बिजनेस के अंदर तो क्या दिक्कत है तुम्हारे, तो ये लोग यहाँ पर बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। ये थोड़े चालू पड़े। 1596 में कार्नेलियन डे हस्तमान आया था, पर कंपनी उन लोगों ने बनाई 1602 के अंदर जाके। ये 1599 में जॉन मेडनहोल आया था, 1600 में तो कंपनी बना ली इन लोगों ने। नए साल वाले दिन दारू के नशे नशे में बना गए थे। इकतीस दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पूरा नाम बड़ा अजीब सा था। पूरा नाम था इस कंपनी का द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये पूरा एक लंबा चौड़ा सा नाम था। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते थे मर्चेंट एडवेंचर्स। वे मर्चेंट जिनको एडवेंचर में विश्वास है, जो इसमें विश्वास करते हैं कि डर के आगे जीत है, वो हमसे जुड़िए। तो वैसे तो हम इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। बाकी कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो लिखो, मैं बताता हूं, वैसे लिखो। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ऑन 31 दिसंबर 1600 एडी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ऑन 31 दिसंबर 1600 एडी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। दो बात मैं बताता हूं, वो लिखना, फिर लिखना। लिखो, यह एक निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, कुछ लोगों ने मिलकर बनाई थी। यह एक निजी कंपनी थी। इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी। यह एक निजी कंपनी थी। इट वॉज ए प्राइवेट कंपनी। 217 शेयर होल्डर थे तथा इसमें 217 शेयर होल्डर थे। एंड इट हैड 217 शेयर होल्डर्स, तथा इसमें 217 शेयर होल्डर थे। एंड इट हैड 217 शेयर होल्डर्स, तथा इसमें 217 शेयर धारक का दो। आप इकोनॉमी के हिंदी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो शेयर धारक, और वैसे शेयर होल्डर ही का दो, बोले शेयर होल्डर थे। कितने शेयर होल्डर थे इसमें? 217 शेयर होल्डर थे इसमें 217 शेयर होल्डर थे। लिखो कंपनी का पूरा नाम और लिख लेना, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। मैंने बताया था उधर वाले को वेस्ट इंडीज और अपने वाले को क्या बोलते थे? ईस्ट इंडीज। तो द गवर्नर छोड़ दो तो आगे वाला नाम तो पूरा याद हो ही जाएगा। कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब व्यापारियों की, तो व्यापारियों की कंपनी। व्यापारी भी कहां के? तो लंदन के। तो कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारियों की कंपनी। कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन क्या करेंगे? तो ट्रेड करेंगे। तो ट्रेडिंग कहां पर करेंगे? तो ईस्ट इंडिया में करेंगे, तो इनटू ईस्ट इंडीज। तो नाम याद हो जाएगा, सिंपल सा नाम है। और कोष्टक में लिख लेना मर्चेंट एडवेंचर्स। ऐसे मर्चेंट जिनको एडवेंचर पसंद था। इंडिया आना उस समय एडवेंचर से खाली तो नहीं था किसी भी रूप से, तो मर्चेंट एडवेंचर्स। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। द गवर्नर छोड़ दो तो आगे वाला याद करो। देखिए, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारियों की कंपनी, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्या नाम हो जाएगा?
कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, लंदन के व्यापारियों की कंपनी। शुरुआत से पूरा बोलोगे, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, और शॉर्ट फॉर्म यदि याद करोगे आपकी तो मर्चेंट एडवेंचर्स होती है। उन दिनों में रानी हुआ करती थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ फर्स्ट उन दिनों के अंदर रानी हुआ करती थी। और ये लोग एलिजाबेथ के पास गए और एलिजाबेथ को जाकर इन्होंने कहा कि क्वीन एलिजाबेथ, हमें ईस्ट इंडिया में व्यापार करना। और सुनना बात, इंडस, इंडस अपने सिंधु नदी को बोलते हैं। सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कहा था, यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए सिंधु नदी के इधर वाला पूरा इलाका इंडिया था। तो इनके लिए इंडिया का मतलब वास्तव में तो भारत नहीं था, इंडिया का मतलब इधर सब कुछ ही था। ये बर्मा को भी इंडिया बोला करते थे, इंडोनेशिया वाले भाग को भी इंडिया बोला करते थे, उधर चाइना वाले भाग को भी ये लोग इंडिया कह दिया करते थे। तो कुछ भी बनाते उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा करते थे। तो इंडस के इधर इधर जो भी है वो सब इंडिया ही हुआ करता था। तो इन्होंने कहा हमें ईस्ट इंडिया में बिजनेस करना है और ईस्ट इंडिया में बिजनेस करने के लिए हमें लाइसेंस दिया जाए। रानी एलिजाबेथ ने कहा कि जाओ, किसने मना किया, तुम करो जाके तुम्हारा बिजनेस। इनका रानी ऐसे नहीं, हम बिजनेस करने जाएंगे, हमारे पीछे पीछे कोई दूसरा भी आ जाएगा इंग्लैंड से और वो भी बिजनेस करने लग जाएगा। रानी ने कहा ये तो स्वतंत्रता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, तुम अकेले को ज्यादा फूट रहे थोड़ी जो तुम ही करोगे। कि रानी एग्जैक्टली हम यही चाहते हैं कि इंडिया में जाके बिजनेस केवल हम करें, क्योंकि यदि सारे देश बिजनेस करने, सारे व्यापारी बिजनेस करने के लिए इंग्लैंड के वहां पर चले गए तो अपना मुनाफा बढ़ जाएगा, किसी को भी मुनाफा नहीं होगा। इसलिए ट्रेड मोनोपोली जरूरी है। तो हमें लाइसेंस दो कि केवल हम करें, हम टैक्स देंगे, आप जितना कहोगे। रानी ने इनको 15 साल का एकाधिकार दिया था। कितने साल का एकाधिकार दिया था? 15 साल का। कि 15 साल के लिए मैं तुम्हें लाइसेंस देती हूं कि इंग्लैंड की तरफ से केवल द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये जो कंपनी है ये ही भारत में जाके बिजनेस करेगी, इसके अलावा कोई भी दूसरा व्यापारी भारत में बिजनेस नहीं कर सकता। ये कंपनी को ट्रेड मोनोपोली व्यापारिक एकाधिकार किसने प्रदान किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था उनको। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। कहां पर व्यापार करने के लिए? पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया में व्यापार करने के लिए। क्या दिया गया था? तो ट्रेड मोनोपोली दी गई थी, व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। जब 15 साल पूरे हो गए, अगले राजा के पास गए, उसका असर बढ़ाओ ना थोड़ा सा, तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। फिर 20 साल के लिए बढ़ाते थे, फिर 20 साल के लिए बढ़ाते थे। आगे जब मैं और पढ़ाऊंगा, आज जैसे मॉडर्न पढ़ेंगे और कई बातें अपने सुनेंगे, पर एक बार 15 का दिया था, फिर इसको 20-20 साल के लिए बढ़ाया करते थे। लिख लो, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट गेव 15 years ट्रेड मोनोपोली टू कंपनी, कंपनी को 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया था। गेव 15 years ट्रेड मोनोपोली टू कंपनी, कंपनी को 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया था। गेव 15 years ट्रेड मोनोपोली टू कंपनी, कंपनी को 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया था। ये रानी है भाई, रानी देख लो उनकी, एलिजाबेथ। तो रानी एलिजाबेथ ने कितने सालों का व्यापारिक एकाधिकार दिया था? 15 वर्षों के लिए ट्रेड मोनोपोली दे दी थी कि 15 वर्ष मजे करो। लिख लो, कालांतर में इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था, कालांतर में इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था। लेटर ऑन इट वॉज एक्सपेंडेड टू 20 years, इट वॉज एक्सपेंडेड टू 20 years, कालांतर में इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था। लेटर ऑन इट वॉज एक्सपेंडेड टू 20 years, कालांतर में इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था, कालांतर में इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता था। कितने वर्षों के लिए बढ़ाते थे इसको? 20 वर्षों के लिए बढ़ाते थे। रानी तो मर गई, 1603 के आसपास में रानी मर गई थी। इसके बाद अगला राजा बना उनके जेम्स, जेम्स प्रथम। अंग्रेज वास्तव में बाणीय थे यार, जेम्स फर्स्ट बनता उनके। इधर अपने 1605 में अकबर मर गया, अकबर के बाद में अपने बन गया था जहांगीर। अपने इधर जहांगीर बन जाता है। कंपनी वापस जेम्स के पास गई और जेम्स को जाके कहा कि जेम्स,
हम इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं। जेम्स ने कहा कि हाँ मुझे पता है, क्वीन एलिजाबेथ तुमको 15 इयर्स की ट्रेड मोनोपोली दे के गई थी और तुम इंडिया में बिजनेस करते हो, बताओ मेरी क्या हेल्प चाहिए आपको। हम चाहते हैं कि आप वहां के राजा से बातचीत करें, मतलब कंपनी चाहती है कि इंग्लैंड का राजा भारत के राजा से बातचीत करे। क्या बातचीत करूं मैं भारत के राजा से? आप उसको कहो कि हमसे थोड़े टैक्स कम ले, हम जहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वहां पर फैक्ट्री लगाने दें। जेम्स ने कहा कि मेरे बात करने से मान जाएगा। करके तो देखिए, बात करने से ही बात बनती है। कौन है वहां का राजा, पता लगाया जाए। मुगल एम्परर जहांगीर है। जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में 2 दूत भेजे थे अपने। कितने दूत भेजे थे? 2 दूत। कौन कौन थे अभी हम पढ़ेंगे, लिखो। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने, इंग्लैंड के राजा, ये लिख लो, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने, इंग्लिश किंग जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 2 दूत भेजे। सेंट 2 मैसेंजर्स इन कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, इंग्लिश किंग जेम्स फर्स्ट, इंग्लिश किंग जेम्स फर्स्ट सेंट 2 मैसेंजर्स इन कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 2 दूत भेजे थे। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 2 दूत भेजे थे, सेंट 2 मैसेंजर्स इन कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। कौन कौन वो दूत आए थे?